टू डिस्कस जस्ट मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी हमें डिस्कस करनी है, उसके अलावा रेस्ट ऑल इज डन। तो उससे पहले कोई डाउट है फटाफट से पूछो, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू एड। वहां तक कंप्लीट है पूरा? वहां तक कंप्लीट है जो हमने लास्ट क्लास में करा था बेटा? कंप्लीट है वहां तक, यस और नो? चलो, कोई डाउट है डाउट पूछ लीजिए, अदरवाइज इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो चैप्टर का लास्ट है कि हाउ डू वी ऑब्टेन मेटलर्जी, सॉरी हाउ डू वी ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स मोस्ट कॉमन ओर विच इज बॉक्साइट। कि बॉक्साइट के अंदर से कैसे एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करा जाता है। तो 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाना है, फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट भी कैसे करना है, इम्प्योरिटी से अलग करना है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो उसका वो कॉन्सेंट्रेशन वाला प्रोसेस है ना, जो हम लीचिंग के थ्रू करेंगे, लीचिंग के थ्रू। और दूसरे प्रोसेस के अंदर हम ओर के अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे और फाइनली उसकी रिफाइनिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा इसका? बेयर्स प्रोसेस और हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। दिमाग खुला रखें बहुत अच्छे से, तभी आप इसको ग्रेस्प कर पाएंगे। तो एल्यूमिनियम की जो मेटलर्जी है वो 2 मेजर स्टेप्स में टूटी हुई है। बी अ गुड लिसनर एंड बी अ गुड ऑब्जर्वर। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी 2 मेजर स्टेप्स में टूटी हुई है। पहला प्रोसेस है कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर और दूसरा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। आई अगेन रिपीट, पहला स्टेप कौन सा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, और दूसरा स्टेप कौन सा उसके बाद? एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है जी। लास्ट में ऑल दो रिफाइनिंग भी होगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और लास्ट में हम क्या करेंगे? मेटल की रिफाइनिंग करेंगे, राइट है। अब कंसंट्रेशन ऑफ जो ओर है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड से करवाई जाती है विच इज नोन एज व्हाट? लीचिंग। जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तब हमने 4 मेथड्स पढ़े थे। कौन कौन से? पहला मेथड कौन सा था? सबसे पहला मेथड, द वेरी फर्स्ट मेथड वाज व्हाट? सबसे पहले हमने कौन से मेथड का इंप्लीमेंटेशन करते याद है? ग्राइंडिंग या फिर उसको इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए 4 मेथड्स बताए थे, बोलो। एक तो पढ़ा था हाइड्रोलिटिक रिफाइनिंग, फ्लोटेशन प्रोसेस करा था, लीचिंग आपको बताया था, और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। 4 मेथड्स बताए थे, याद है? 4 मेथड्स वर देयर फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो लीचिंग मेथड का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब लीचिंग का मतलब क्या होता है? किसी एक फ्लक्स को साथ में ऐड करना ताकि स्लैग अलग हो जाए। इसमें 3 स्टेप की रिएक्शन है, बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। बट बिफोर वी स्टार्ट आपको बताना चाहिए कि एल्यूमिनियम की सबसे कॉमन ओर कौन सी होती है? इट इज बॉक्साइट। कौन सी होती है? बॉक्साइट। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट? Al2O3.2H2। दिस इज नथिंग बट व्हाट? बॉक्साइट, द मोस्ट स्टैंडर्ड ओर ऑफ एल्यूमिनियम, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात आती है हाउ इज बॉक्साइट सेपरेटेड फ्रॉम द इंप्योरिटीज। बॉक्साइट को उसके इंप्योरिटी से कैसे सेपरेट करते हैं? तो 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले NaOH इज एडेड टू बॉक्साइट सो दैट एल्यूमिनियम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंप्योरिटीज। बहुत अच्छे से बात को सुने। जो बॉक्साइट प्रेजेंट है Al2O3.2H2O, इसके बीकर में व्हाट डू यू ऐड? यू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते ही क्या हो जाएगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, NaAlO2, और साथ में वाटर विल बी फॉर्म। वो बैलेंसिंग वाली बातें हम बाद में कर लेंगे। खास बात क्या है कि एल्यूमिनियम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो बना है सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल। और इंप्योरिटीज कैसे हो जाएंगे? इनसॉल्युबल। मतलब एक कंटेनर था, उसमें बॉक्साइड भी है, साथ में इंप्योरिटीज भी है। NaOH आपने जैसे डाला तो बॉक्साइड के अंदर जो एल्यूमिनियम था वो तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के फॉर्म में उसमें घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा NaOH में, लेकिन बाकी इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी। बाकी इंप्योरिटीज में खास करके मेजर इंप्योरिटी कौन सी होती है? आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की। और वो प्रेसिपिटेट बना लेगी विच इज नोन एज व्हाट? रेड मड, रेड मड। तो यहीं पे पॉइंट एड ऑन कर लेते हैं कि impurities get separated in the form of PPT. Impurities, not only impurity, particular impurity, but all the impurities get precipitated. PPT लिख रहा हूं मैं, abbreviation of precipitate, precipitated in form of red mud. रेड मड ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर इंप्योरिटी में जो मेजर ऑक्साइड होती है वो कौन सी होती है? आयरन ऑक्साइड की, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। while sodium meta एल्यूमिनेट रिमेन्स सॉल्युबल। कट शॉर्ट तरीके से लिखना पड़ेगा, बुक में जितना लेंदी तरीके से होगा आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, आपको कट शॉर्ट तरीके से बताना चाहिए, रिमेन सॉल्युबल, ठीक है जी। अब ये सॉल्युबल है, बाकी इंप्योरिटीज क्या हो जाएंगी? प्रेसिपिटेट बना लेंगे। दे आर सेपरेटेड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से आप इंप्योरिटीज को अलग कर लोगे, और अगर आपने इंप्योरिटीज को बीकर में से बाहर निकाल दिया तो बीकर में सिर्फ कौन बचा रह गया? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद क्या होता है? डाइल्यूशन। ये पहले स्टेप का ही नाम था लीचिंग, सेकंड स्टेप कौन सा उसके बाद? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिंग व्हाट? एडिंग व्हाट? एडिंग व्हाट सर? वाटर। वाटर। तो जब आप इसकी फर्दर वाटर के साथ डाइल्यूशन करवा देंगे तो डाइल्यूशन करवाने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा?
एक तो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड साथ में NaOH विल बी रीजनरेटेड। बट खास बात क्या है, अब जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है दिस विल प्रेसिपिटेट आउट, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, इसको हम छान कर अलग कर लेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर जो सोडियम मेटाएल्यूमिनेट था, व्हेन इट इज डाइल्यूटेड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम NaOH। फाइनली जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करा जाएगा एट अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस, लास्ट स्टेप हीटिंग। फाइनली when aluminium hydroxide is heated at about 1000 डिग्री सेल्सियस, हीट करने पर about 1000 डिग्री सेल्सियस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, Al2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड वाटर विल बी सेपरेटेड। Al2O3 एंड वाटर आर सेपरेटेड। बाकी रेस्ट ऑल पार्ट इज बिलोंग्स टू बैलेंसिंग, वो इजी है, वो हम हिडन ट्रायल मेथड से बैलेंस कर ही लेते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले क्या करा है, हमने एल्यूमिनियम को अलग कर लिया, हमने एल्यूमिनियम को बॉक्साइट में से एक तरीके से अलग कर लिया, और में से अलग कर लिया जिसमें इंप्योरिटीज भी थी, और मेजर इंप्योरिटी किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की, देयरफॉर द इंप्योरिटी गेट्स सेपरेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रेड मड। अभी हमने ओर को इंप्योरिटी से अलग करा है, अलग, और किस इंप्लीमेंटेशन से, लीचिंग मेथड से। लीचिंग के अंदर वी एडेड NaOH एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच सोडियम मेटाएल्यूमिनेट रिमेन सॉल्युबल while the precipitate while the impurities got separated out in the form of red mud. Thereafter dilution was done as a result of which aluminum hydroxide got precipitated and this aluminum hydroxide was filtered out. Thereafter, after being get it filtered out, it was dried and heated, due to which it lost water in the form of water vapor and left behind what, aluminum oxide. This is how we obtain aluminum oxide from its standard ore which is bauxite. Clear? Just note it down quickly. उसके बाद extraction of metal की बात करते हैं। अच्छा, this पूरा process, this entire process what we studied just now is called Bayer's process. Bayer's on the name of the scientist who discovered this process or conducted this process for the very first time. Bayer's process, right? Note it down quickly. Bayer's process. Sir, done. Done. हटा दूं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है ना, ये तो हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अलग कर लिया। अब इसके बाद बात आती है कि सर इसको सेपरेट कैसे करना है ऑक्सीजन से, क्योंकि याद करो, आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, हमने डिस्कस करा था कि सर पूरा ये चैप्टर बहुत छोटा है, कट शॉर्ट है, और मेन बात क्या है कि जैसे ही आपने मेटल को ऑब्टेन कर लिया उसकी ओर में से, द नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर, जिसके लिए अलग अलग मेथड थे। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनका क्या करा जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। मॉडरेटली वालों के लिए किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कार्बन का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर रिडक्शन, या पहले कैल्सिनेशन रोस्टिंग करवाना जरूरी होता है, बिकॉज अल्टीमेट मोटिव इज व्हाट, टू कन्वर्ट द मेटल इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। मेटल को उसकी ऑक्साइड में से निकालने के लिए या फिर कंपाउंड में से निकालने के लिए द वेरी क्रूशियल स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ द मेटल इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, जिसके लिए कैल्सिनेशन, रोस्टिंग या फिर अलग अलग तरीके। जैसे यहाँ पे भी हमें क्या ऑब्टेन हुआ था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब एल्यूमिनियम की ऑक्साइड हो गई। अब इसके अंदर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको सुनना जरूरी है। वो स्टोरी क्या है कि जब बहुत, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1870s के आसपास की, मतलब बहुत पुराना टाइम, जब एल्यूमिनियम को बहुत कॉस्टली मेटल समझा जाता था, गोल्ड से भी मेटल महंगा आता था। एक टाइम ऐसा था साइंटिफिक कम्युनिटी में जब एल्यूमिनियम यूज्ड टू बी मोर कॉस्टलियर देन गोल्ड। अब आप जरा बात समझिए कि कोई चीज कॉस्टली, कोई भी मेटल कॉस्टली या फिर चीप क्यों होता है, कोई चीज सस्ती या फिर महंगी क्यों होती है। अगर किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, अर्थ की क्रस्ट में से एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, तो ऑब्वियस सी बात बताइए, वो चीप होगी या फिर कॉस्टली होगी, चीप और एक्सपेंसिव। अगर एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिलती है, चीप और एक्सपेंसिव, लॉजिकल बात, एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आप उसको इजीली अवेलेबल करवा दो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब तो इतना सस्ता एल्यूमिनियम कि एल्यूमिनियम फॉइल के फॉर्म में आता है मार्केट में, लोग खाना रैप करते हैं उसके अंदर, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा एल्यूमिनियम की। क्यों? मतलब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हो गया बहुत ज्यादा आसान। एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू टू साइंटिस्ट, जिनका एक का सरनेम था हॉल और दूसरे का नाम क्या था, हेरोल्ट। समझिए जरा बात को, जब तक हॉल और हेरोल्ट ने दोनों ने डिस्कवरी नहीं करी थी, इस बात को इन्वेंट नहीं करा था कि कैसे एल्यूमिनियम को प्रिवेंट करा जा सकता है, उससे पहले एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम में ऑक्साइड में से निकालना पॉसिबल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जब हम उसको एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए हीट करते थे तो वो वेपराइज हो जाता था, मेल्ट होने से पहले, मतलब इससे पहले कि वो पिघले, पूरी की पूरी ऑक्साइड पिघले, इससे पहले एल्यूमिनियम वेपराइज हो जाता था। तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो फाइनली जो दो महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, हॉल और हेरोल्ट, इन्होंने केमिकल को प्रिपेयर करा, बोलो या फिर आइडेंटिफाई करा, जिसका नाम क्या था, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार।
जिसकी वजह से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत आसान हो पाया। किन दो केमिकल्स का नाम बोला मैंने? बोला क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए डायरेक्ट आएगा। मैंने आपको बोला है ना मल्टीपल बार, मैंने हर चैप्टर्स में आपको अप्रोच बताई, इस चैप्टर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। क्रायोलाइट का और फ्लोरस्पार का क्या फंक्शन होता है? तो क्रायोलाइट का डायरेक्ट फंक्शन आएगा कि वो एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट को घटाकर, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोला मैंने, आई सेड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसको मेल्ट करने के लिए फ्यूजन टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, फ्यूजन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज पिघलती है, मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्यूजन टेम्परेचर बोलते हैं, उसके फ्यूजन टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। मतलब वो जल्दी पिघल जाए, जल्दी पिघल जाएगा तो आसानी से उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो पाएगा। तो रोल ऑफ क्रायोलाइट इज टू ब्रिंग डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहला काम। और दोनों ही क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का कंबाइंड फंक्शन होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाना, क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तब तक वो कैथोड और एनोड पे माइग्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये दो काम होते हैं और इसी को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन आपको बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार इन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस एंड गिव इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। समझे वन बाय वन करके। तो पहले मैंने आपको किस केमिकल का नाम बताया? पहले तो प्रोसेस, द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, इन्होंने किन दो केमिकल्स का इस्तेमाल करा ब्रिंग डाउन करने के लिए? द फर्स्ट केमिकल इज क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट? टू ब्रिंग डाउन, टू ब्रिंग डाउन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बोलिए, या फिर व्हाट एल्स कैन यू से? फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑफ Al2O3। ठीक है, and what is the combined function of cryolite and fluorspar? To increase electrical conductivity, to increase electrical conductivity of what? Aluminum oxide. क्योंकि until and unless it becomes chemically conductive या फिर electrically conductive, they cannot be deposited on their corresponding electrodes. उसको उसके corresponding electrodes के ऊपर deposit करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो what is the chemical formula of both the chemicals? Cryolite का formula is Na3AlF6, Na3AlF6 याद होना चाहिए आपको। And what is cryolite? Cryolite is nothing but calcium fluoride, cryolite is nothing but calcium fluoride, right है। अब बात आएगी फाइनली इसकी इक्वेशन की। क्लियर है, ये आ गया समझ में कि क्रायोलाइट का क्या काम है और फ्लोरस्पार का और क्रायोलाइट का कंबाइंड काम क्या है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द केमिकल इक्वेशन। एक पूरा टैंक होता है, वो टैंक वगैरह आपसे डायग्राम बनाने को नहीं आता, बिल्कुल बिकम टेंशन फ्री, वो डायग्राम वगैरह बनाने को नहीं आएगा। बट हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि उस कंटेनर में किन किन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, कितना फ्यूजन टेम्परेचर रखते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और सीधा आपको कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिखने को आएगी डायरेक्टली कि व्हाट रिएक्शंस डज टेक्स प्लेस एट कैथोड इन हेरोल्ड प्रोसेस एंड व्हाट रिएक्शंस डज अकर एट एनोड। तो कैथोड पे जरा देखते हैं। अब जब पूरे के पूरे आप सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो जरा लिख लेते हैं कि क्रायोलाइट का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा क्या क्या बनेगा। क्रायोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। नाउ व्हाट इज क्रायोलाइट? क्रायोलाइट इज Na3AlF6, Na3AlF6। तो इसका जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे क्या बनेंगे? थ्राइस ऑफ सोडियम आयन प्लस एल्यूमिनियम आयन प्लस 6 टाइम्स ऑफ फ्लोराइड आयन, राइट है। ये सारे हमें कॉरस्पॉन्डिंग आयन्स बनेंगे। फिर आप फ्लोरस्पार का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, फ्लोरस्पार का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको कौन से दो आयन्स मिलेंगे? व्हाट डू वी ऑब्टेन? Ca+2 प्लस ट्वाइस ऑफ फ्लोराइड रेडिकल। और जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो किसका फॉर्मेशन होगा? ट्वाइस ऑफ Al+3 प्लस थ्राइस ऑफ O-2। So this is the entire ions which we will obtain in the container where the process is being carried out, right है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्रायोलाइट का सबका इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे तो सबका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ये आयंस मिलेंगे, इसमें आयंस मिलेंगे, इसमें आयन मिलेंगे। अब बात आती है कि कैथोड पे और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। हैव यू डन दिस? हैव यू कंप्लीटेड दिस? हो गया? यस सर। तो कैथोड और एनोड की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस देखते हैं। व्हाट आर द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ऑफ कैथोड एंड एनोड? देखो जरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैथोड। अब आपके पास कैथोड पे, पहले तो ये मुझे बताइए कैथोड पे कौन माइग्रेट करता है, कैटायन और एनायन? व्हाट आयन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड? कैटायन और एनायन? कैटायन। एंड व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव फॉर कैटायन? हमारे पास कैटायंस में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या है, कौन कौन जा सकता है? सर सोडियम, कैल्शियम एंड तो वी हैव एल्यूमिनियम। 3 आयन। ठीक है, हमारे पास 3 आयन है सर, सोडियम है, एल्यूमिनियम है और कैल्शियम है।
अब हमें कैसे पता चलेगा कौन माइग्रेट करेगा? रिएक्टिविटी सीरीज विल गिव यू आंसर। रिएक्टिविटी सीरीज में विच एलिमेंट कम्स बिलो, कौन नीचे आता है? कौन नीचे आता है बताइए, करो। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो कैथोड पर कौन माइग्रेट करेगा? एल्यूमिनियम माइग्रेट करेगा। क्यों जा रहा है वो? व्हाई इज इट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स, क्या नाम है, कैथोड? टू गेट्स रिड्यूस्ड, so it will gain 3 electrons and will get converted into what? Al। यहाँ पे एक फॉर्म में प्रेजेंट था लिक्विड फॉर्म में, अभी किस फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में, राइट है? कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बात आती है कि एनोड की तरफ कौन? एल्यूमिनियम तो हमें मिल गया, बहुत सिंपल, एल्यूमिनियम हमें मिल गया विच विल स्लो डाउन एंड विल बी कलेक्टेड इजीली। अब बात आती है एनोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा? एनोड की तरफ एनायंस माइग्रेट करते हैं। व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? सर वी हैव फ्लोराइड एंड वी हैव ऑक्साइड, और ऑक्साइड माइग्रेट करता है, ऑक्साइड माइग्रेट करता है एनोड की तरफ, बिकॉज इट कम्स बिलो इन रिएक्टिविटी सीरीज, राइट है? तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी? O-2 विल लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड पे जाकर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एटम। Thereafter two oxygen atom will combine it with each other, leading to the formation of oxygen gas। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस का। So what are the products obtained at cathode and anode respectively? Sir, at cathode we obtain aluminium and at anode we obtain oxygen gas, right है? अब खास बात क्या है कि जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बना होता है। बहुत अच्छे से बात को सुनो। The anode in this tank Hall Herold process is made up of what? Graphite, and graphite is nothing but carbon, right? So this oxygen gas which is being produced continuously, जो बार बार बन रही है, ये कार्बन के साथ रिएक्ट कर कर उसको कौन सी गैस में कन्वर्ट कर देगी? बताओ अपने आप, कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा? CO2, लॉजिकल सी बात। सर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है। एज रिजल्ट ऑफ विच, आप जरा सोचो, ये कार्बन का बना हुआ है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड कार्बन का बना हुआ है, और ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर कर गैस बनाती जा रही, गैस बनती है, मतलब दिस सॉलिड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस सब्सटेंस। तो विद टाइम क्या होता जाएगा? इलेक्ट्रोड्स हमारे कंज्यूम होते जा रहे हैं, these electrodes will start getting disappear after certain interval of time। तो to continue the process the electrodes have to be replaced timely। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए द इलेक्ट्रोड्स हैव टू बी रिप्लेस्ड टाइमली, मतलब हर थोड़ी 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 देर बाद का मतलब क्या होता है कि एक पूरा लॉट खत्म हो जाने के बाद द इलेक्ट्रोड्स विल हैव टू बी रिप्लेस्ड, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोड को रिप्लेस नहीं करोगे तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं पाएगी? क्योंकि ये तो खर्च हो जाएंगे, ये तो गायब हो जाएंगे, धीरे धीरे कंज्यूम होता जाएगा। आया समझ में? सो दिस वाज द एंटायर हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। क्लियर है? खास बात क्या है कि टेम्परेचर का कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? फ्यूजन टेम्परेचर कौन लो डाउन करता है? क्रायोलाइट। और कंडक्टिविटी कौन बढ़ाते हैं? दोनों ही, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार, राइट है? बाकी आपको कैथोड एनोड की इक्वेशन पूछी जाएगी, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो वोल्टेज है वो हाई रखी जाती है फिर लो रखी जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, या फिर रीजन बेस्ड। During Hall Herold process, the voltage or potential difference is kept low. Why so? Give reason to justify your answer। क्योंकि अगर potential difference ज्यादा इंक्रीज हो गई तो वापस से क्या हो जाएगा? जो क्रायोलाइट, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, क्रायोलाइट, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है? ये डिसोसिएट हो जाएगा और अपना प्रॉपर रोल नहीं कर पाएगा, मतलब जिस फंक्शन के लिए हमने इसको डाला है, तो ब्रिंग डाउन द फ्यूजन टेम्परेचर, इट विल गेट इजीली डिकम्पोज्ड। और क्रायोलाइट अगर डिकम्पोज हो गया तो हमारा फ्यूजन टेम्परेचर नीचे नहीं आ पाएगा। फ्यूजन टेम्परेचर नीचे नहीं आ पाएगा तो जब तक फ्यूजन टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा उससे पहले एल्यूमिनियम मेल्ट नहीं होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेल्ट नहीं होगा, और जब तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेल्ट नहीं होगा तब तक अपने कोरेस्पॉन्डिंग आयंस में स्प्लिट नहीं होगा, तो एल्यूमिनियम हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। नोबेल प्राइज तक की बात हुई थी कि मतलब बहुत इतने लेवल का काम इन्होंने करा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ था तो आज के टाइम में भी एल्यूमिनियम वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली एज कंपेयर टू गोल्ड। बट अब इतना चीप क्यों हो गया? बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल। ऑल क्रेडिट गोज टू व्हाट? हॉल एंड रोल्ड, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात आती है सर एल्यूमिनियम तो मिल गया, अब एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग कैसे करी जाए? रिफाइनिंग का प्रोसेस हमें पता है कि सर एक को कैथोड बना दो, एक को एनोड बना दो, सिंपल सी बात। एक को क्या बना दो? कैथोड बना दो, और दूसरे को क्या बना दो? एनोड बना दो। इम्प्योर फॉर्म में हम एनोड लेंगे और प्योर फॉर्म में हम कैथोड लेंगे, जो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोलिसिस में कर भी चुके हैं। बट फिर एक बार इसको देख लेते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है? ये हमने एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर लिया, अब हम एल्यूमिनियम का क्या करवा रहे हैं? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब क्या है? परसेंटेज प्योरिटी बढ़ा रहे हैं, उसकी परसेंटेज इंक्रीज करवा रहे हैं गिवन सब्सटेंस में, एंड इट इज डन बाय व्हाट? अगेन इलेक्ट्रोलिसिस। और फ्यूज स्टेट का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। एक्वस का भी मत लेना गलती से भी, एक्वस ले लिया तो रिएक्शन कुछ और हो जाएगी, क्योंकि एक्वस में तो पानी भी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, व्हाट डू वी हैव टू डू? आपने क्या करा? इम्प्योर एल्यूमिनियम का क्या ले लिया? एनोड, जो कि थिक होगा। और प्योर एल्यूमिनियम का क्या लेंगे? प्योर एल्यूमिनियम का क्या लेंगे? कैथोड इन द फॉर्म ऑफ थिन स्ट्रिप। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। विद टाइम व्हाट रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन? कैथोड पे भी एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी और एनोड पे भी एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी। दिस इज योर एनोड एंड दिस वन इज योर व्हाट? कैथोड, राइट है?
ये इम्प्योर है, ये प्योर है। विद टाइम होगा क्या, एनोड पे रिएक्शन, कि जो एनोड है, एनोड से एल्यूमिनियम जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम आयन। मतलब ये कंटेनर में जाता जाएगा किस फॉर्म में, एल्यूमिनियम आयन के फॉर्म में, easily aluminum ion के फॉर्म में। And these aluminum ions will start migrating towards what, cathode, because they are getting electrons over there. So what reaction will be going to happen at cathode? These aluminum ions will gain 3 electrons and will get deposited in the form of solid aluminum. मतलब ये क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे, ये रिलीज होते जा रहे हैं, यहाँ पे जाकर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो विद टाइम क्या होता जाएगा, इम्प्योर एनोड थिन होता जाएगा, वाइल प्योर कैथोड थिक होता जाएगा। क्लियर है? So this is the entire metallurgical process for the extraction of what, aluminium. Beers process से हमने उसको impurity से अलग करा, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से हमने मेटल को ऑक्साइड में से ऑब्टेन करा, रिफाइनिंग से हमने उसकी परसेंटेज प्योरिटी बढ़ाई। राइट, क्लियर? अब फाइनली बात आती है कि व्हाट आर अलॉयज, लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, व्हाट आर अलॉयज। इसमें अलॉयज के डिफाइन और आपको कुछ अलॉयज का कॉम्पोजिशन ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आपको मार्क करवाता हूँ। सो कीप योर बुक्स रेडी। अलॉय का मतलब होता है व्हेन अ मेटल इज फ्यूज्ड, या फिर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, दो या फिर दो से ज्यादा टाइप के मेटल्स का और नॉन मेटल्स का मिक्सचर इज नोन एज व्हाट, अलॉय। एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का और उनके साथ नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, उनका मिक्सचर इज नोन एज व्हाट, अलॉय। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अलॉयज के अलग अलग फंक्शन होते हैं कि अलॉयज की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है यूजुअली, क्योंकि कई जगह पर हमें कंडक्टिविटी कम चाहिए होती है, कहीं पे ज्यादा चाहिए होती है, वो अलॉय टू अलॉय वराई करता है। कुछ अलॉयज की सबसे ज्यादा खास बात होती है उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जैसे स्टील इज अलॉय। स्टील किसी मेटल का नाम नहीं होता, ये आपको पता होगा, स्टील किसी मेटल का नाम नहीं होता, स्टील एक अलॉय होता है। अलॉय, अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स है, जिसमें मेजर नॉन मेटल कौन होता है, कार्बन। कार्बन को डाला जाता है साथ में स्टील को बनाने के लिए। आया समझ में? अब आप डायरेक्टली अलॉयज के नाम मार्क कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा। अच्छा, एक वर्ड और आएगा, अमलगम। अमलगम वर्ड वैसे 9th में भी बहुत बार आ चुका है, 10th के स्टार्टिंग में। अमलगम का मतलब क्या होता है, व्हेन एनी मेटल इज मेड टू फ्यूज विद, व्हेन एनी मेटल इज मेड टू फ्यूज विद मरकरी, मरकरी के साथ किसी भी मेटल का अलॉय, उसका क्या कहलाता है, अमलगम। व्हाट इज रेफर्ड टू एज अमलगम, राइट है जी। अमलगम बनाने का रीजन ये होता है, खास करके अमलगम किन मेटल्स का बनाते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब जो बहुत जल्दी रिएक्ट करना चाहते हैं ना, जिनसे एक्सप्लोजन भी हो सकता है, तो उनको अमलगम बनाकर स्टोर करते हैं, ताकि उनकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा सप्रेस करा जा सके, उनकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा डिक्रीज करा जा सके। अदरवाइज दे आर सो मच रिएक्टिव विच कैन लीड टू ड्रास्टिक रिएक्शंस और एक्सप्लोजन ऑल्सो। जैसे सोडियम अमलगम, इफ आई से सोडियम अमलगम, दैट मींस व्हाट, कि सोडियम हैज बीन फ्यूज्ड विद व्हाट, मरकरी, टू डिक्रीज इट्स रिएक्टिविटी। राइट, अब आप मेटल जरा मार्क कर लिए जिनका मैं नाम बता रहा हूं आपको, ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है, एलनिको, एलनिको, सोल्डर, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और कॉम्पोजिशन आपको किस किस की याद रखनी पड़ेगी, जैसे ड्यूरेल्यूमिन है, ड्यूरेल्यूमिन है, ड्यूरेल्यूमिन टेबल गिवन होगा ना, ड्यूरेल्यूमिन के अंदर आप मार्क कर लीजिए एल्यूमिनियम मेटल होता है। परसेंटेज नहीं, परसेंटेज की बात नहीं, सिर्फ आपको एलिमेंट्स का नाम ध्यान रखना पड़ेगा बस। एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है। स्टेनलेस स्टील आपको याद रखना पड़ेगा, स्टेनलेस स्टील जो आता है उसके अंदर कार्बन होता है, आयरन तो होगा ही होगा और निकल होगा साथ में। और ब्रास और ब्रॉन्ज की मैं आपको ट्रिक बता दूं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे ब्रास और ब्रॉन्ज में कंफ्यूज जाते हैं। ब्रास और ब्रॉन्ज के अंदर एक सिमिलरिटी होती है कि चाहे ब्रास हो चाहे ब्रॉन्ज हो, दोनों में कॉपर होता ही होता है। आई एम टेलिंग यूर ट्रिक, आप चाहो तो उससे याद कर सकते हो, और अपनी कोई ट्रिक हो वो भी आप बना सकते हो। चाहे ब्रास हो चाहे ब्रॉन्ज हो, दोनों के अंदर ही कौन एलिमेंट कॉमन होता है, कॉपर। बट अपार्ट फ्रॉम कॉपर, एक में आता है टिन और एक में आता है जिंक। एक में कॉपर के साथ होता है टिन और एक में कॉपर के साथ होता है जिंक। तो इसकी ट्रिक ये है कि जिसके नाम में ऑलरेडी एस है उसको आप एस एन नहीं दोगे, और जिसके नाम में जेड है उसको आप जेड एन नहीं दोगे, मतलब रिवर्स करोगे। इसके नाम में तो ऑलरेडी एस आ रहा है ना, अब मैं इसमें आपको करना क्या है, एक के अंदर कॉपर के साथ टिन होता है और एक में कॉपर के साथ जिंक होता है, तो जिसमें ऑलरेडी एस है उसमें टिन नहीं आएगा, और जिसमें जेड है उसमें जिंक नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, कॉपर के साथ टिन, और यहाँ पे कॉपर के साथ कौन आ जाएगा, जिंक, क्योंकि आपको डायरेक्टली मेटल्स का कॉम्पोजिशन पूछा जाएगा कि ब्रास में कौन से एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है और ब्रॉन्ज में कौन से एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। बाकी याद करना होता है अल्टीमेटली, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि दिस इज फैक्ट। इसमें फैक्ट है, लॉजिक नहीं, इसमें फैक्ट है कि होता है तो होता है, ब्रास में ये दो मेटल्स होते हैं तो होते हैं, व्हाट कैन आई डू, या फिर कोई क्या कर सकता है, इसमें होते हैं तो होते हैं। जैसे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में तो साइंस है ना, लॉजिक है कि हाँ ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये कैथोड पे जाता है, ये एनोड पे जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी इस चीज में नीचे होता है कैल्शियम के कंपैरिजन में और सोडियम के कंपैरिजन में। दीज आर फैक्ट्स, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, यू हैव टू मेमोराइज देम। कि ब्रास इन दो मेटल्स का है तो है, ब्रॉन्ज इन दोनों मेटल से बना है तो बना है, बात खत्म हो गई। उसका नाम ही ब्रॉन्ज रखा है, अब उसमें क्या कर सकते हो, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, बस।
आया समझ में? तो आपको बस एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं। सोल्डर मैंने आपको बताया था कि सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ज्वाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग करी जाती है। पूछा था किसी ने घर पे अपने? पूछना, सोल्डरिंग करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, सर्किट्स को जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग करी जाती है। तो सोल्डर जो होता है वो भी एक अलॉय होता है लेड का और टिन का। तो ये आपको बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। योर एंटायर केमिस्ट्री सिलेबस इज डन नाउ, राइट? एक भी फिर भी अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको अल्कोहल और एसिड भी करवा दूंगा, क्योंकि स्कूल की तरफ से अगर स्कूल में नहीं करवा रहे हैं तो ठीक है, वैसे नहीं आना चाहिए, हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमने बायो स्टार्ट करनी है, जिसमें बायो में भी ऑलरेडी हम सर्कुलेशन तक पहले कर चुके थे। नोट्स आई गेस आपके पास होंगे, मैं एक बार फिर भी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यू हैव टू स्टार्ट मूविंग ऑन टुवर्ड्स बायो केमिस्ट्री सिलेबस इज डन। एंड योर टेंटेटिव डेट, मतलब कंफर्म तो नहीं बट टेंटेटिव है कि 15 मार्च के बाद से आपके बोर्ड्स होने हैं। यू हैव मोर देन अ मंथ, अराउंड 1 मंथ एंड अबाउट 50। हो सकता है कि मार्च एंड में भी हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है। तो जैसे बायो का खत्म हो जाएगी, देयर आफ्टर विल स्टार्ट रिवाइजिंग केमिस्ट्री अगेन एंड अगेन, क्योंकि हमें मल्टीपल रिविजन्स करने हैं बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड हैव यू गॉट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड? आप दोनों वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है? वैक्सीनेटेड हैं? यस सर। हाँ, तो बस फिर मैं आपको टेस्ट की डेट बता दूंगा, क्योंकि नाउ यू आर वैक्सीनेटेड। बाकी अपने मास्क वगैरह लगा के आए, बी कॉशियस, पर टेस्ट देने आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री डन है। और मैं आपको 10 ईयर्स भी शेयर कर दूंगा इस चैप्टर की साथ के साथ। और फिर कंबाइंड केमिस्ट्री का ही आपका टेस्ट होगा, या फिर यूनिट वाइज ले लेंगे, जैसे जो 4 कंपाउंड्स हैं उनका कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा, और इस चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा, फिर पूरी ऑर्गेनिक का, पूरी केमिस्ट्री का ही कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा। मोर द नंबर ऑफ टेस्ट यू विल गिव, द हायर द चांसेस यू स्कोर इन योर बोर्ड। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, दिस ऑल फॉर टुडे।